मार्केट का जो रवैया है उसको एनालाइज कर लेते हैं, जो डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं और आपको कैसे बिहेव करना चाहिए इस मार्केट में ग्लोबल रिस्क ऑफ को देखते हुए। हमारे साथ अरविंद सहगर जुड़ रहे हैं यूएस से, जियोस्फीयर कैपिटल के फाउंडर प्रमोटर हैं एंड मैनेजिंग पार्टनर हैं। अरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया 18 स्वदेश से बात करने के लिए। पूरा वीकेंड तो ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स का दुनिया भर में काफ़ी डिफिकल्ट रहा, क्योंकि एक तो उनके खुद के मार्केट्स गिर रहे थे, दुनिया भर में मार्केट्स गिर रहे थे, एक ग्लोबल रिस्क ऑफ ट्रिगर हो गया है। आपने यूएस इन्फ्लेशन का डेटा वो कैसे एनालाइज किया? मेरा तो ये ख्याल है कि जो इन्फ्लेशन आया वो थोड़ा सा तो डिसअपॉइंटिंग था, लेकिन मेरे ख्याल से उससे ज्यादा ये प्रॉब्लम आ रही है कि इन्फ्लेशन काफी समय तक चल सकता है, और इन्फ्लेशन अगर इतना बढ़ा रहा काफी समय तक तो फेड को और दूसरे सेंट्रल बैंक्स को काफी जोर से और काफी समय तक रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे। और इसमें सबसे ज्यादा ये रिस्क हो गई है कि इतना जब इन्फ्लेशन समा गया है इकोनॉमीज में, तो इसको हटाने के लिए, इसको कम करने के लिए ये रिस्क बढ़ रही है कि इतना रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे कि इकोनॉमीज रिसेशन में जा सकती हैं। और इस कारण मार्केट्स काफी डावाडोल हैं, काफी नीचे की तरफ जा रहे हैं, और इस चीज के लिए हम लोग काफी टाइम से यही एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि इन्फ्लेशन इतना जल्दी नहीं जाएगा। उसमें रिसेशन होगा या नहीं ये कहना मुझे मुश्किल है, लेकिन इंटरेस्ट रेट्स बहुत बढ़ाने पड़ेंगे और रिसेशन की रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और ऊपर से आप चाइना का एग्जांपल लीजिए, वो उस तरफ उनका फिर से लॉकडाउन शुरू हो गया। तो दुनिया की जो सबसे बड़ी इकोनॉमीज हैं, यूरोप हुआ, यूएस हुआ, चाइना हुआ, सब जगह इकोनॉमीज की आउटलुक जो है काफी वीक लग रही है, और उसके कारण मार्केट्स आगे बढ़ नहीं सकते। अरविंद, दूसरी बात ये निकल के आ रही है इंडियन इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए दिक्कत वाली बात ये लग रही है कि हम अगर अपने मार्केट्स को देखें तो वो ग्लोबल मार्केट से कंपैरिजन में उतना गिरे ही नहीं है। यूएस मार्केट 20-25% नीचे आ गया और हम बहुत रेजिलिएंट रहे, तो क्या इससे स्कोप बढ़ जाता है और ज्यादा गिरने का? हाँ, मेरे को तो लगता है कि ये रिस्क तो इंडिया में भी है, क्योंकि आज तक जब मार्केट्स रिसेशन में दुनिया में रिसेशन हुआ है, तो इंडियन मार्केट्स अलग से उसके साथ नहीं गिरे, ऐसा नहीं हुआ है। तो ये रिस्क इंडिया में भी रहता है कि इंडिया में भी इन्फ्लेशन आएगा, और अगर चाइना ने अपना कोविड का जो लॉकडाउन है कम किए तो ऑयल और दौड़ेगा। ऑयल वैसे भी 120 पे, जबकि इकोनॉमीज धीमा चल रही है, तो अगर ऑयल और दौड़ा तो उससे इंडिया को और प्रॉब्लम होगा। तो जब दुनिया की इकोनॉमी स्लो हो रही है और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो ये तो स्टैगफ्लेशन हो गया ना। तो स्टैगफ्लेशन जिसको हम कहते हैं, उसमें नुकसान और उसमें जो मार्केट्स पे डाउनवर्ड प्रभाव पड़ेगा, वो इंडिया में भी पड़ेगा। तो इसके कारण मेरे ख्याल से इंडिया में भी मार्केट्स में रिस्क रिवॉर्ड इस टाइम फेवरेबल नहीं। अरविंद, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, एक व्यू ये भी है, आपका इसमें मानना क्या है? क्योंकि जिस तरह की वैल्यूएशन जो जस्ट कनेक्टिंग विद व्हाट अजय आस्क्ड कि हम इतना अभी नहीं गिरे हैं, या फिर अभी भी इंडियन मार्केट्स का जो वैल्यूएशन है फॉरवर्ड, आप कॉर्पोरेट अर्निंग्स का एस्टिमेशन बोले, एक्सपर्ट्स मानते हैं कि शायद 16 साढ़े 16 टाइम्स होनी चाहिए, लेकिन अभी भी हम 19 टाइम्स के आसपास हैं। ऐसे में लेवल्स तो एक्सपर्ट्स 14,000 तक की बात करें। आई नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टेक्निकल लेवल्स, लेकिन अगर यहां से डाउनसाइड रिस्क ओपन होता है, तो क्या आपको भी लगता है इतना डाउनसाइड पॉसिबल होगा इंडियन मार्केट्स में? कहाँ एग्जैक्टली बॉटम होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि अगर हम इंडियन पीईज को देखें, तो अगर हम ये माने कि अर्निंग्स एस्टिमेट जो है वो बिल्कुल सही है, जो कि मैं डाउट करता हूं, क्योंकि अभी अर्निंग्स का डाउनवर्ड प्रेशर इंडिया में भी आ रहा है जैसे कि पूरी दुनिया में आ रहा है। लेकिन अगर जो एक्यूरेट माने कि अभी जो है अर्निंग्स एस्टिमेट्स हैं, तो इंडियन मार्केट सिर्फ लॉन्ग टर्म एवरेज के आसपास घूम रहा है अगर फॉरवर्ड अर्निंग्स को देखा जाए। लेकिन इन मार्केट्स के बॉटम में कम से कम 10-20% इससे नीचे तो जा ही सकता है, और वो तब है कि सिर्फ अर्निंग्स एस्टिमेट्स सही है, और अगर अर्निंग्स एस्टिमेट्स ज्यादा घटे तो 15-20% गिर सकता है। तो इतना तो रिस्क मार्केट में डेफिनेटली है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ रिस्क रिवॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए मेरे ख्याल से 10% अपसाइड है मार्केट में अभी, और 15-20% डाउनसाइड है। तो इस कारण, क्योंकि अर्निंग्स भी नीचे जा सकती हैं और मल्टीपल भी नीचे जा सकता है, तो आपने जो बात कही बिल्कुल सही।
अरविंद, गुड मॉर्निंग। इनफैक्ट आप कह रहे हैं जिस तरह से मल्टीपल्स नीचे जा सकते हैं, बाजार के लिए सेंटिमेंट्स बिगड़ते हुए नजर आ ही रहे हैं। ऐसे में थ्रू आउट हम देख रहे हैं सेंट्रल बैंक्स जो है रेट हाइक्स कर रहे हैं। जो बाइडेन की तरफ से भी कमेंट्री आई कि दुनिया को कुछ समय तक इन्फ्लेशन की जो परेशानी है उसके साथ जूझना होगा। लेकिन ट्रेजरी यील्ड, बॉन्ड यील्ड की अगर बात करें, यूएस 2 ईयर ट्रेजरी हाईएस्ट है सिंस 2008। बॉन्ड यील्ड में एक सर्जिंग इम्पैक्ट नजर आ रही है, इसे आप किस तरह देख रहे हैं? नहीं, बॉन्ड यील्ड्स तो आप देखें तो बॉन्ड यील्ड्स नियर टर्म तो ऊपर जा रहे हैं क्योंकि एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है कि फेड हो सकता है इस बुधवार को 75 बेसिस पॉइंट्स कर दे। तो ये अभी नर्वसनेस आ रही है कि फेड का नेक्स्ट मूव 75 बेसिस पॉइंट्स का रहेगा, 50 बेसिस पॉइंट्स का रहेगा। लेकिन नियर टर्म रेट्स इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि रिस्क ये है कि रेट्स काफी बढ़ने का। लेकिन आप देखें तो दूसरी तरफ अगर आप देखें जो 10 ईयर यील्ड है वो इतना नहीं बढ़ रहा, तो थोड़ा इनफैक्ट जो फॉरवर्ड यील्ड कर्व का बैकवर्डेशन कहते हैं ना, जिससे कि इन्फ्लेशन का रिस्क, रिसेशन का रिस्क बढ़ता है, वो भी नजर आ रहा है। तो अभी जो ये स्टैगफ्लेशन सिचुएशन है जहां पे कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है लेकिन रिसेशन की फियर है, ये तो मतलब वर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड्स हो गया। तो यील्ड कर्व भी हमको यही बता रहा है कि वो दो चीजें हैं, एक तो नियर टर्म रेट्स बहुत बढ़ेंगे, दूसरा आगे जाके रिसेशन का रिस्क है। तो ये दोनों चीजें बॉन्ड मार्केट इंडिकेशन कर रहा है। बिल्कुल मिस्टर सिंगर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस समय जहां बाजार का रुख हम देख रहे हैं, इन्फ्लेशन नंबर्स परेशान करें, प्रेशर्स हर तरफ से आते हुए दिख रहे हैं, ऐसे में आपके एनालिसिस क्या है, सेंटिमेंट्स मार्केट्स को लेकर आपके क्या है, हमें बताने के लिए हैव अ नाइस डे टू यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र अजय, अमेरिकी बाजार से जो सेंटिमेंट्स नजर आए, इन्फ्लेशन डेटा जिस तरह से हमने देखे, अब ये हफ्ता यूएस फेड एक बहुत बड़ा ट्रिगर है, इंटरेस्ट रेट हाइक दिखेंगे, लेकिन कितने, ये सवाल है। देखिए, ये तो माहौल पूरा वीकेंड में चेंज हो गया मानसी। हमने देखा कि 50 बेसिस पॉइंट की जो उम्मीद थी वो बदल के 75 बेसिस पॉइंट रेट हाइक की उम्मीद शुरू हो गई है। और यही ट्रिगर है कि रिस्क ऑफ, क्योंकि 50 बेसिस पॉइंट तो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन था। ये जो इन्फ्लेशन नंबर 8.6% का आया था, इसको 8.1, 8.2 तक अगर ये आता तो बाजार शायद इसको पॉजिटिवली लेता कि ट्रैजेक्टरी पीक आउट की हो गई है। बट ये पूरा आर्ग्यूमेंट जो टेबल पे आया था कि क्या इन्फ्लेशन पीक हो रहा है, अब इस समय धराशायी हो गया। इसकी वजह से एक ग्लोबल रिस्क ऑफ शुरू हुआ है और आपको कमेंट्री फेड की काफ़ी हॉकिश नज़र आ सकती है। 75 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक बिल्कुल पॉसिबल है। इमर्जिंग मार्केट्स बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो गए हैं। और जैसा कि अरविंद सेगर ने भी बोला ये बात कि दिक्कत की बात ये है, ये नहीं है कि रेट हाइक होंगे, दिक्कत की बात ये है कि शायद इन्फ्लेशन एलिवेटेड रह सकता है लंबे समय तक। तो कोई पॉज जो है रेट हाइक्स के बाद जल्दी उम्मीद नहीं है। 2-3 महीने में आपको कई रेट हाइक दिख सकते हैं। और दूसरी बात, अभी इंडिया के जो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर साहब हैं, उनको हॉकिश होना बाकी। अभी तक तो वो न्यूट्रल रहे हैं, बाजार ने पसंद भी किया था, लेकिन मामला इस समय थोड़ा गंभीर है। और आपको, अगर आप ट्रेडर हैं, अगर आप शॉर्ट हैं ऑलरेडी, तो आप ऑफकोर्स सुबह कवर करेंगे, लेकिन फ्रेश शॉर्ट्स मत क्रिएट करिए। थोड़ी देर बाजार को सेटल होने दीजिए, किस लेवल पे सपोर्ट लेता है, उसके बाद सोच समझ के ट्रेड आज का शुरू करें। यही बड़ी बात निकल के आ रही है इस समय। बिल्कुल, डेफिनेटली।